नियंत्रण और समन्वय। तो अपन ने वहां पर एक लाइन लिखी थी कि हार्मोन्स के द्वारा भी होता है, तो इसलिए मुख्य मुख्य हार्मोन पढ़ने। कहीं तुम्हें कोई कह दे कुछ ये अंतस्रावी तंत्र पूरा मत पढ़ने बैठ जाना, वेस्ट ऑफ टाइम। कहीं भी सिलेबस में अंतस्रावी ग्रंथि या तंत्र दे ही नहीं रखा है। हमारे टॉपिक जो दे रखा है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दे रखा है, नियंत्रण और समन्वय। तो उसमें ये हार्मोन्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं अपन क्योंकि वहां पे अपन ने लिखा था कि रासायनिक रूप से हार्मोनों के द्वारा भी नियंत्रण और समन्वय स्थापित होता है। तो जो मुख्य मुख्य हार्मोन है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो कोई नोट्स मिल जाए या कहीं से कोई आ जाए सामग्री किसी भी तरह की, तो अंतस्रावी तंत्र पढ़ने मत बैठ जाना, बहुत बड़ा है, टाइम खराब करोगे और वहाँ पे मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, सिलेबस की डिमांड क्या है, टॉपिक क्या है, उस हिसाब से। तो अपन थायराइड ग्रंथि पढ़ रहे थे। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन पढ़ रहे थे? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्रिटिनिज्म होता है। और अगर वयस्क में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो एक रोग होता है मिक्सिडीमा। कौन सा रोग होता है? मिक्सिडीमा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति पूरे दिन थका हुआ महसूस करता है, पूरे दिन उसको थकान रहती है, और हार्ट रेट जो है वो भी असामान्य रहती है, कभी तो ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। शरीर पूरा आलस्य जो है आलस्य रहता है, पूरा दिन थका हुआ महसूस करता है, और हार्ट रेट या हृदय दर क्या हो जाती है? असामान्य हो जाती है, कभी तो बढ़ जाती है और कभी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये जो लक्षण है ये वयस्क में है, और किसकी कमी से? थायरोक्सिन की कमी से। और इस रोग को एक नाम दे दिए, नाम को याद रखना आपको, मिक्सिडीमा। बच्चों में क्रिटिनिज्म, और वयस्क की बात करें, एडल्ट की बात करें तो मिक्सिडीमा। इसके अलावा थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो एक रोग और होता है जिसको आप सामान्य छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, घेंगा रोग, या इसको कहते हैं गोइटर। कौन सा रोग है? गोइटर रोग भी कहा जाता है। उसमें आयोडीन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब कई बार एग्जाम में घुमा फिर एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किससे होता है? कौन जो है वो लिखता है कैल्शियम से, फॉस्फोरस से, आयोडीन से। तो आपको क्या करना है? आयोडीन से। किससे होता है थायरोक्सिन का निर्माण? आयोडीन से होता है। तो लिखो, इसमें कहाँ तक लिख लिया था? मिक्सिडीमा नहीं लिखा था ना? लिखा ना? क्रिटिनिज्म लिख लिया था। बच्चों में हार्मोन की कमी से वृद्धि प्रभावित होती है तथा बच्चों में बोनापन दिखाई देता है, इस रोग को क्रिटिनिज्म कहा जाता है। अब देखो दूसरा जो है, लिखो इसमें मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा फटाफट लिखना, थोड़े मिक्सिडीमा अंडरलाइन कर लेना, मिक्सिडीमा। पहली बात तो किस में होता है भाई? ये वयस्क में होता है, एडल्ट में होता है। कमी से हो गए, अधिकता से? कमी से। कौन से हार्मोन की कमी से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। तो लिखना वयस्क में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। कमी से लक्षण क्या है? हाँ, हार्ट रेट क्या हो जाती है? असामान्य। दूसरा, पूरे दिन भर व्यक्ति का क्या रहते हैं? आलस्य और थकान। बच्चों में क्रिटिनिज्म और वयस्क या एडल्ट में मिक्सिडीमा। एक रोग जो आप सभी जानते हो, हाँ, गलगन रोग, घेंगा रोग या गोइटर। तीन चार नाम है इसी के। तो अगला लिखना गोइटर। सबसे पहले ये नाम लिखना। ये लिख लिया?
देखो 2-3 नाम है, एक तो गोइटर, गलगंड या घेंगा रोग, इसी के नाम है सारे। हैं? हाँ हो गया, लेकिन फिर भी बहुत रेयर केस में देखने को मिलता, अब तो नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मिलता है तो मिलता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है। और वहां पर आयोडीन की कमी क्यों होती है? क्योंकि वर्षा के दौरान पानी के साथ में आयोडीन बह के निकल जाता है, इसलिए वहां पर किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन। तो ये जो रोग अगर देखने को मिलता भी है बाई चांस, तो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और उसका रीजन पूछ ले तो सबको पता है, क्योंकि वर्षा के दौरान वहाँ का जो आयोडीन है चट्टानों का, वो पानी के साथ बहकर मैदानी क्षेत्रों में चला जाता है, और वहाँ पर किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी हो जाती है। इसलिए वहाँ पर मुख्य रूप से जो है कई बार देखने को मिल जाता है आयोडीन। ये आपका घेंगा या गोइटर रोग। देखना इसमें सबसे पहले लिखो आयोडीन। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है। अब अपने आप एक प्रश्न बन गया ना यहाँ पे, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? बन गया ना, कौन सा करता है? आयोडीन। तो यहाँ पे अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वही जो है आयोडीन जो है, देखो कई बार क्या उल्टे पड़ते हैं बच्चे, कैसे कि थायरोक्सिन आयोडीन का निर्माण करता है, नहीं, आयोडीन किसका निर्माण करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। और अगर आयोडीन कम हो गया तो शरीर में किसकी कमी हो गई? थायरोक्सिन की कमी। उससे जो है गले में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और सूजन जो है उसकी स्थिति बन जाती है। और उसी रोग को क्या कहते हैं? गोइटर रोग। और कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है? अगर रीजन आपको पता ही है, क्योंकि वहां पे आयोडीन की कमी है। और कमी क्यों है? पानी के साथ बह के चला जाता है आयोडीन। तो लिखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, यह यह रोग सामान्यतः यह रोग सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उपस्थित होता है। क्योंकि वर्षा जल के साथ, वर्षा जल के साथ आयोडीन का बहाव हो जाता है, आयोडीन का बहाव हो जाता है। एक सवाल लिखो, एक प्रश्न लिखो, लिखना, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, उपापचय करता है, उपापचय। बताते हैं अभी मेटाबॉलिज्म। अभी देखना, जितनी भी शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे अपन सांस ले रहे हैं, पाचन हो रहा है, खाना खा रहे हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उन सबको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। जैसे अपन भोजन ले रहे हैं, उसका पाचन हो रहा है, वसा का पाचन हो रहा है, प्रोटीन का पाचन हो रहा है, एंजाइम बन रहे हैं, हार्मोन बन रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, जितनी भी ये जैविक क्रियाएं हैं उनको क्या कहते हैं अपन ने? मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहा जाता है। अब उपापचय करता है, किसका उपापचय करता है? नंबर 1 लिखना, मुख्य रूप से वसा का, ऑप्शन नंबर 1, मुख्य रूप से वसा का। नंबर 2, प्रोटीन का। नंबर 3,
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्ल का नंबर 4 अमीनो अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का। थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन उपापचय करता है। क्वेश्चन तो इतना सही है। किसका मेटाबॉल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, या एमिनो एसिड, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अपन ने कहीं उसमें एक लाइन लिखी थी, उपापचय की क्रिया करता है, उसमें कहीं अलग से हाईलाइट करके लिखा था कि केवल प्रोटीन का ही करता है या केवल अमीनो अम्ल का ही करता है, कहीं नहीं लिखा ना। उपापचय सबका करेगा, वसा का भी करेगा, प्रोटीन का भी करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का भी करेगा और एमिनो एसिड। अब देखो एमिनो एसिड लिखने का मेरा तात्पर्य क्या है, कई बार प्रोटीन नहीं लिखता एग्जामिनर, प्रोटीन की जगह क्या नाम लिख देता है, एमिनो एसिड। तो प्रोटीन का जो निर्माण है वो किससे होता है भाई, एमिनो एसिड से ही होता है। एमिनो अम्ल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का करते हैं। तो वहां कंफ्यूज मत हो जाना, अगर ये शब्द नहीं मिले तो घबराना नहीं है, डेफिनेटली क्या लिखेगा उसकी जगह, एमिनो एसिड। इसलिए मैंने ये भी लिखवा दिया। तो इसका आंसर नंबर करना 4। अब देखो आप, कल अपन ने बहुत सारी ग्रंथियों के नाम लिखे थे। पीयूष ग्रंथि, उसके बाद में कौन सी लिखी थी, थायराइड ग्रंथि, उसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि। पेंक्रियाटिक ग्लैंड। कैसी ग्रंथि है, अर्थात इसमें दोनों भाग पाए जाते हैं। दोनों भाग कौन कौन से, बहिस्रावी, हाँ, और अंतःस्रावी। बहिस्रावी भाग क्या बना देता है, एंजाइम्स बना देते हैं। और अंतःस्रावी भाग क्या बना देते हैं, हार्मोन किससे मिलके बने होते हैं, वसा या स्टीरॉयड से। और एंजाइम किससे बनते हैं, और प्रोटीन किससे बनती है, एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये उससे कैसे उतारो।
अब देखो, हम ये कह रहे हैं कि अग्नाशय ग्रंथि में दोनों भाग पाए जाते हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। अब यहाँ से तो सभी पढ़ के जाते हैं, इंसुलिन हार्मोन पढ़ के चले जाते हैं, प्रश्न आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अगर यहाँ से आ जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि की बहिस्रावी भाग से कौन कौन से एंजाइम निर्मित होते हैं, तब क्या करेंगे? यहाँ थोड़ी इंसुलिन करेंगे, इंसुलिन तो यहाँ से निकल रहा है अंतःस्रावी, और प्रश्न में क्या पूछ रहा है? बहिस्रावी। और बहिस्रावी से क्या निकलते हैं? अब अपने को ये पता होना चाहिए कि अग्नाशय जो ग्रंथि है उससे कौन कौन से पाचन, सॉरी, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो जो एंजाइम निकलते हैं उस कौन कौन से निकलते हैं? सबसे पहला एंजाइम कौन सा निकलता है? लाइपेज। कौन सा निकलता है? लाइपेज। अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्रावी या एक्सोक्राइन भाग से जो एंजाइम निकलते हैं वो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। कौन सी क्रिया में भाग लेते हैं? पाचन या डाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। याद रखना, लिखवा देंगे कि इस ग्रंथि के बहिस्रावी भाग से जो एंजाइम निकलते हैं वो कौन सी क्रिया में भाग लेते हैं? पाचन या डाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। अब प्रश्न इंसुलिन नहीं पूछा है, वो बहिस्रावी भाग से निकलने वाले एंजाइम, जहाँ तक है इस टॉपिक से मिलान करने वाला प्रश्न बनता है मुख्य रूप से। अगर फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ से देखें, अपन एग्जाम ओरिएंटेड अगर बात करें, तो जो पूर्व वो चाहता है कि मैं पूरा टॉपिक कवर करूँ। टॉपिक कवर करने का मतलब है तंत्रिका, तंत्र वाला भाग भी लेके आऊँ, इधर ये अंतःस्रावी वाला भाग भी लेके आऊँ, और प्लांट भी लेके आऊँ साथ में, कि प्लांट में कैसे नियंत्रण और समन्वय होता है। तो वो सूची 1 का सूची 2 से क्या करो? मिलान करो। डेफिनेटली अगर आपके एग्जाम के हिसाब से अगर प्रश्न बनता है तो ये सबसे अच्छा प्रश्न यही होता है जिससे पूरा टॉपिक जो है गो थ्रू कर जाता है, यानी कि जिसने पूरा टॉपिक पढ़ा है वो आराम से उसका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो, आते हैं ना ऐसे सवाल है, तो वो बनते हैं मुख्य रूप से इस टॉपिक से। तो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? सबसे पहला कौन सा निकलता है? लाइपेज। और ये किसका करता है? सॉरी, प्रोटीन का। प्रोटीन और वसा। और मुख्य रूप से किसका करेगा ये? वसा का करेगा भाई। तो लिखो इसमें, वसा का करेगा। लिखो, बहिस्रावी भाग से बहिस्रावी भाग से पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। पाचन शब्द लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करो। पाचक या डाइजेस्टिव, सबसे पहले लिखना लाइपेज। लाइपेज में लिखना मुख्य रूप से वसा का पाचन। मुख्य रूप से वसा का पाचन। कोष्टक में लिखना सूक्ष्म सूक्ष्म मात्रा में प्रोटीन का भी। दूसरा लिखना ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। अब यहीं पे एक बात और लिख लो आप, अंतःस्रावी ग्रंथि आप बता सकते हो कौन कौन सी है, 5-7 नाम जानते हो। इसके अलावा बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? लार ग्रंथि, तो मुंह में लार टपकती है, लार ग्रंथियां कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी। पसीना निकलता है, श्वेत ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां है? बहिस्रावी ग्रंथियां। अब देखो एक और बनता है मिश्रित ग्रंथियां। अग्नाशय के अलावा और कौन सी ग्रंथियां जो मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि जिसमें दोनों भाग पाए जाते हैं, बहिस्रावी और, हाँ कल बताया था ना, वर्षण और अंडाशय। तो ये दोनों भाग यहीं पे डाल लेना कि बहिस्रावी ग्रंथियां और कौन कौन सी होती है? लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, और इसके अलावा जो है अपन यहाँ पे अभी अंतःस्रावी की में पढ़ रही थी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, तो मिश्रित ग्रंथियां 3, एक तो कौन सी आ गई? दूसरी, तीसरी, हाँ। तो लिखो इन चीजों को, नोट डाल के लिखना। शरीर में
अग्नाशय, पेंक्रियाज। अग्नाशय, कोमा, अंडाशय, ओवेरी, वृषण, आदि मिश्रित ग्रंथियों के उदाहरण हैं। आदि मिश्रित ग्रंथियों के उदाहरण है। मिश्रित शब्द आ गए, इसका मतलब दोनों भाग हो गए। अब देखो, अंडाशय और वृषण, इसके अंतःस्रावी से जो हार्मोन निकलते हैं अंतःस्रावी भाग से, एक तो इधर क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, और इधर कौन सा निकला है, टेस्टेरोन। अब बहिस्रावी भाग से क्या निकलता है, अंडाणु का निर्माण होता है बहिस्रावी भाग से, और इधर जो बहिस्रावी भाग से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अंतःस्रावी भाग तो जो है ये हार्मोन बना के बैठ गया, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। अब प्रश्न आता है कि बहिस्रावी भाग क्या बनाता है फिर, तो यहाँ जो है अंडाणु का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, बहिस्रावी से स्पर्म का। ऐसा कैसा उतार लो। अंतःस्रावी भाग तो केवल हार्मोन्स रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, इधर लिखना टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, दोनों जो है कौन से भाग से रिलीज हो रहे हैं भाई, अंतःस्रावी भाग से रिलीज हो रहे। तो फिर बहिस्रावी भाग क्या रिलीज करेगा, हाँ एस्ट्रोजन भी आएगा, लेकिन एक एक लिख लो, इतना नहीं लिखना। प्रोजेस्टेरोन इसमें लिख सकते हो, टेस्टोस्टेरोन, लैंगिक लक्षणों का विकास करने में सहायक हार्मोन है ये। इतना तो कॉमन सेंस खुद में भी होना चाहिए अपने में। अंतःस्रावी भाग से ये हार्मोन लिख लो। बहिस्रावी भाग क्या काम करेगा, अंडाशय का बहिस्रावी भाग किसका निर्माण करेगा, अंडाणु का, और टेस्टिस का बहिस्रावी भाग किसका निर्माण करेगा, स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। और अग्नाशय का बहिस्रावी भाग क्या कर रहा था, पाचन से संबंधित एंजाइम्स का निर्माण। हाँ, मिश्रित ग्रंथियों के एग्जाम्पल बताओ। मिश्रित का मतलब दोनों भाग होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि का बहिस्रावी भाग क्या रिलीज करता है, पाचन से संबंधित एंजाइम। और अब अंडाशय और वृषण, इससे कौन से मुख्य मुख्य हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ये कौन से भाग से निकल रहे हैं, अंतःस्रावी भाग से निकल रहे हैं। अब बच गया बहिस्रावी भाग। तो अंडाशय या ओवेरी का जो बहिस्रावी भाग है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, अंडाणु का या एग्स का फॉर्मेशन करेगा, या टेस्टिस का जो बहिस्रावी भाग है वो शुक्राणु का निर्माण करेगा। इसका मतलब ये कैसी ग्रंथि है, मिश्रित।
अब केवल बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है ना? अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां तो सारे पढ़ रहे हैं, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथियां, इसके अलावा और कौन सी ग्रंथि भाई? हाँ, अश्रु ग्रंथि, लिखो इसमें बहिस्रावी ग्रंथियां, नाम लिख लो उनके, बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नंबर 1, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। नंबर 2, श्वेत ग्रंथियां, से पसीना निकलता है, लोग में नहीं पाई जाती है, कुत्ते में नहीं पाई जाती है, इसीलिए वो पूरी गर्मी में हाँफता रहता है। हाँ, वहाँ से टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो। नंबर 3, अश्रु ग्रंथियां, के बाद में आपके कर्ण ग्रंथियां, कान में पाई जाती है। बाद में 5 साल तक आते आते आंसू नहीं निकलते, देखा होगा छोटे बच्चे गला ही फाड़ते हैं। हाँ, बाद में धीरे धीरे जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, उस 5 साल तक होते होते तो फिर अब जो सीनियर सिटीजन है उनको तो अनुभव है। देखो, अग्नाशय ग्रंथि से आप मुख्य रूप से दो, पाई तो 3 जाती है, लेकिन जो हार्मोन जो जो पढ़ रहे हैं उसी से बात करेंगे अपन। अल्फा कोशिकाएं और बीटा सेल्स पाई जाती है। बीटा जो कोशिकाएं है उनसे क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। तो अल्फा कोशिकाएं हैं उनसे क्या निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है। तो ऐसे कैसे लिखना, तो लिखो अग्नाशय ग्रंथि, फिर 2 प्रकार की कोशिकाएं, अग्नाशय ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं। चलो मैं लिखवाती हूँ, ऐसे ज्यादा सही है। अग्नाशय ग्रंथि पाई तो 3 प्रकार, डेल्टा भी है, लेकिन वो नहीं पढ़नी अपनी। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं, उनका नाम क्या है? अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन, और बीटा से जो निकलता है वो इंसुलिन हार्मोन।
अग्नाशय ग्रंथि में कौन सी दो कोशिकाएं? पहले इधर देखो, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिका। अल्फा कोशिकाओं से जो हार्मोन रिलीज होता है ग्लूकागोन हार्मोन, और बीटा कोशिकाओं से जो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो बीटा कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। इस तरीके से एक गुच्छे के समान संरचना होती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई, इस तरीके आरपीसी के एग्जाम में, आरएस प्री में पूछा हुआ है 2018 के एग्जाम में। इस तरीके से गुच्छानुमा संरचना होती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? लेंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। और इससे जो है किसका निर्माण होता है? इंसुलिन का। उस एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बनाया। उसने इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है अग्नाशय ग्रंथि ऑप्शन में नहीं डाला था, बीटा भी नहीं दिया था। उसने क्या लिखा था ऑप्शन में? क्या लिखा था? लेंगर-हैंस की द्वीपिकाओं से होता है। तो ये तो सबको याद है, आपको इतना तो हो जाता है। लेकिन इंसुलिन हार्मोन का निर्माण बीटा कोशिकाओं में एक गुच्छे के समान विशेष प्रकार की संरचना होती है, द्वीप के समान। उसको क्या कहते हैं? लेंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। और इससे किसका निर्माण होता है? इंसुलिन हार्मोन का। अगर अपने ऐसा प्रश्न आता है, ना अग्नाशय ऑप्शन में दे रखा है और ना ही बीटा कोशिकाएं दे रखा है, तो आपको फिर ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? लेंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। तो इसको लिखो। ऐसा अपने क्वेश्चन आया तो गलत तो नहीं करोगे ना? ऑप्शन में अगर नहीं दे रखा हो, अग्नाशय ग्रंथि नहीं दे रखी हो, इंसुलिन हार्मोन भी नहीं दे रखा हो, बीटा कोशिकाएं भी नहीं दे रखी है, तो अपन फिर उसका डेफिनेटली आंसर उस ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? पूछा हुआ सवाल है लेंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को। अब देखो, शरीर में इंसुलिन हार्मोन काम क्या करता है, क्या फंक्शन है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलन बना के रखता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य किया जाता है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। अब देखो, ये लिख लिया, इसको अंडरलाइन करना है। और इनसे क्या बनता है आपका? और कौन सी कोशिकाओं से बनता है? और बीटा कोशिकाएं किसका प्रकार है? चलो, याद हो गया। अब देखो, एक सामान्य सी बात है, शरीर में ग्लूकोज, सबको पता है बॉडी में ग्लूकोज होता है अपने, है ना? ग्लूकोज, ये ग्लूकोज आगे जाके किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में। किस में बदल जाता है? कोई नहीं लिखेगा एक बार। और ग्लाइकोजन आगे जाके किस में बदल जाता है? वसा में, पेट में। ये वसा दो भागों में जा सकती है। एक तो ये चली जाएगी लीवर में, यकृत में, और एक मसल्स या मांसपेशियों में। अपने शरीर में ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये एक सामान्य होता है। क्या है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? और ग्लाइकोजन किस में बदल जाता है? वसा में बदल जाता है। और वसा जो है कहाँ चली जाती है? उस वसा का कुछ भाग तो लीवर में चला जाता है और अधिकांश वसा का भाग किस में चला जाता है? मांसपेशियों में चला। ये एक सामान्य प्रोसेस है। अगर ये चल रही है तो व्यक्ति जो फिट एंड फाइन है। अब इसमें थोड़ी सी भी जो है, अब यहाँ पर देखना, ग्लूकोज क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज क्या है? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। और ग्लाइकोजन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का उदाहरण है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? ग्लूकोज एक घुलनशील है। अरे, ग्लूकोज नहीं पीते हो क्या गर्मियों में? पानी में घुल जाता है ना। तो ये कैसी शर्करा है? घुलनशील। हाँ, घुलनशील शर्करा है या शुगर है, जो आसानी से किस में डिजोल्व हो जाती है? ब्लड में घुल जाती है।
ब्लड में आसानी से घुल जाती है, घुलनशील शर्करा है। और ये जो है, ये जो शर्करा है, ये अघुलनशील है। और अघुलनशील होने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? वसा में कन्वर्ट हो जाती है। और ये दोनों के दोनों किसका उदाहरण है भाई? शर्करा का। और शर्करा को क्या बोलते हैं वैसे? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये भी किसका उदाहरण है? ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। ये तो सामान्य प्रोसेस आपकी। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन कर रहा है? इंसुलिन कर रहा है। इतना तो लिखो एक बार। लिखना इंसुलिन हार्मोन की कार्यविधि, ऐसे लिखना हेडिंग डाल के, उससे समझ में आएगा। हाँ, इसी को उतारना है, हेडिंग डाल के उतार लो, इंसुलिन हार्मोन की क्रियाविधि। इंसुलिन हार्मोन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन हार्मोन। कैसे? एक सामान्य प्रोसेस होती है जो हर किसी के व्यक्ति में ये चलता है। अब इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होगी तो रोग उत्पन्न होंगे। डायबिटीज कैसे होगा? यहीं से आएगा डायबिटीज निकल के। ये एक सामान्य प्रोसेस है। ग्लूकोज ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन ने किस में कन्वर्ट किया? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन किस में चेंज हो गई? अधिकांश वसा किस में गई? मांसपेशी। और कुछ किस में चली गई? ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज भी किसका है? लेकिन कैसी है? किस में घुल जाती है? और ग्लाइकोजन कैसी है? और अघुलनशील होने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाती है? वसा में हो जाती है। ये एक सामान्य प्रोसेस है जो अपने हर किसी के शरीर के अंदर होती है। अगर इसमें डिसबैलेंस होता है, ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में आ जाए, तो डायबिटीज की दिखेंगे अपन। अगर ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में बदल जाए, आगे वसा में नहीं बदले, डायबिटीज हो जाता है उसको। आपने देखा होगा जिसके डायबिटीज होता है, एक समय बाद उसका वेट कम होने लग जाता है, वजन। देखा है ना? कारण यही है, शुरू में बढ़ता है थोड़ा और उसके बाद में क्या होता है? कम होना, लगातार कम होना शुरू हो जाता है। जिसकी शुगर, ऐसे कहते हैं ना शुगर हो गई, देखना अधिकांश व्यक्तियों का वेट जो है काफी कम होने लग जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट नहीं हो पा रही आगे? वसा में। वापस किस में कन्वर्ट हो रही है वो? और उस स्थिति को कहते हैं मधुमेह रोग, या आप कहते हो डायबिटीज। तो लिखो इसको इंपॉर्टेंट करके। यदि शरीर में यदि शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो गया, अधिकता से? कमी से। यदि शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो
डायबिटीज पूरा नाम लिखना, मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, अंडरलाइन करो इसको। कौन सा रोग है? मेलिटस नामक रोग होता है। अब देखो कल एक जगह और आई थी डायबिटीज की स्थिति, कौन सा हार्मोन? वेसोप्रेसिन, एडीएच हार्मोन। तो उसकी क्या हो जाए? यूरिन बढ़ जाए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एडीएच कम तो यूरिन ज्यादा, एडीएच ज्यादा तो यूरिन कम। तो एडीएच कम हो रहा था तो यूरिन की मात्रा बढ़ रही है। ये आपको सबको पता है कि जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको बार बार यूरिन आता है। तो वहां पे भी डायबिटीज बढ़ रहा था। उस डायबिटीज का पूरा नाम क्या था? यहाँ पे भी डायबिटीज आ रहा था और वहां पे भी डायबिटीज आ रहा था। तो यहाँ जो डायबिटीज है उसको तो क्या कहते हैं? मेलिटस। और वहां पे जो डायबिटीज था उसको डायबिटीज इंसिपिडस। कहा था मैंने, बताना मेरे को, बताया नहीं आपने, चलो कोई बात नहीं। हाँ, उसका आंसर क्या होगा? पलक झपकाने। अपन अपनी इच्छा शक्ति से भी पलक झपका सकते हैं, ये तो है ना, कर सकते हैं ना। हाँ, मेडुला ओब्लोगेटा होगा उसका आंसर, एमओडी। पलक का झपकाना, झपकना, मेडुला ओब्लोगेटा। ऐच्छिक भी हो सकती है और अनैच्छिक भी हो सकती है। कई बार अचानक, जैसे कोई धूल मिट्टी का कण आ गया या कुछ आंख में गिर जाता है तो अचानक होता है, और अपन आराम से बैठे बैठे, जैसे तुम कर रहे हो, अवरोध था क्या उसमें? हाँ, लेकिन सामान्य जो पलक झपकाना अगर लिखा हो ना तो मेडुला ओब्लोगेटा। अवरोध में वो लिखेगा, कोई कंडीशन देगा, लेकिन सामान्य जो पलक झपकाना है उसको क्या कहते हैं अपन? मेडुला ओब्लोगेटा कंट्रोल करेगा। अवरोध में वो लिखेगा, अवरोध कैसा, धूल मिट्टी के कण, क्या लिखे तब करना है ये। पलक झपकाना ऐसे लिखे सीधा तो उत्तर क्या करोगे? मेडुला ओब्लोगेटा। अब मुझे बताओ, वेसोप्रेसिन, एडीएच हार्मोन कहाँ से निकल रहा था? फ्यूज ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी क्या अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जा सकती है? कौन सा हार्मोन निकलता है? पीछे से ले जा रही हूँ मैं। पीयूष ग्रंथि को, चार तो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से पूछ रही हूँ। पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करने वाले हार्मोन, हाँ, पीयूष प्रेरक हार्मोन। हाँ, मैं हाइपोथैलेमस की बात कर रही हूँ, पीयूष ग्रंथि की नहीं बात कर रही। हाँ, एक्टिवेट करता है वो पीयूष ग्रंथि को। वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच की कमी हो जाए तो कौन सा डायबिटीज? इंसिपिडस। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो? अब एग्जाम में सवाल, बहुत एग्जाम पूछे गए, बहुत कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, वो लिखता ऑप्शन में डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस। अब वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने तो मधुमेह रोग ही पढ़ा था, अब ये क्या आ गया ये, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसिपिडस तो कहाँ आएगा और मेलिटस का। अब मुझे बताओ कि डायबिटीज क्या जेनेटिक भी हो सकता है क्या? माता पिता ही, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ अगर वो जेनेटिक क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कम हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है, तो वो डायबिटीज उसकी डेफिनेटली उसकी संतान में ट्रांसफर होगा। अगर इंसुलिन हार्मोन का निर्माण बहुत कम मात्रा में हो रहा है तो वो डायबिटीज हमेशा आनुवंशिक डायबिटीज होगा और वो इसकी संतान में जरूर पहुंचेगा। इसका मतलब आनुवंशिक रोग भी हो सकता है, आनुवंशिक रोग भी हो सकता है। कौन सा? डायबिटीज, तो लिखो इसमें। हाँ,
मेलिटस वाला होगा, मेलिटस। तो लिखो, इसमें यही लिखना, डायबिटीज मेलिटस आनुवांशिक भी हो सकता है। आनुवांशिक भी हो सकता है यदि माता पिता में यदि माता पिता में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण इंसुलिन हार्मोन का निर्माण सूक्ष्म मात्रा में होता है, सूक्ष्म मात्रा में होता है, तो यह उसकी संतान में यह उसकी संतान में स्थानांतरित होकर स्थानांतरित होकर आनुवांशिक आनुवांशिक रोग कहलाता है। आनुवांशिक रोग कहलाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किसने किया? इंसुलिन ने। अब मधुमेह रोग या डायबिटीज में क्या होगा? ग्लाइकोजन वापस किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में, वसा में नहीं बदलेगा। वो तो सामान्य अवस्था है। अगर डायबिटीज रोग हो तो क्या होगा? ग्लूकोज किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन वापस किस में बदल जाएगा? अगर ये प्रोसेस दिखाई दे रही है, इसका मतलब रोग कौन सा है? डायबिटीज मेलिटस। अगर ग्लूकोज की जगह वसा आ जाता है, ये इंसुलिन इंसुलिन ठीक है यहाँ तक, तो ग्लूकोज की जगह वसा, तो ये इसका मतलब डायबिटीज रोग नहीं है, ये सामान्य अवस्था है। कैसी अवस्था है? सामान्य अवस्था है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम किसने किया? अब देखो, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन सा हार्मोन बदलेगा? एक हार्मोन अभी लिखा ना, ग्लूकागोन हार्मोन लिखा है ना, तो वो काम करेगा। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करेगा? ग्लूकागोन हार्मोन। और ये कौन सी कोशिकाओं से निकल रहा था? अल्फा कोशिकाओं से। और अल्फा कोशिकाएं किसका भाग है? और पेंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। मिश्रित का मतलब बहिस्रावी से क्या निकलते हैं? एंजाइम। और अंतःस्रावी से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। जो एंजाइम निकलते हैं वो कौन सी क्रिया में सहायक होते हैं? पाचन की। कौन सी क्रिया में सहायक होते हैं? पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। बस इसी बात है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलने का काम इंसुलिन हार्मोन में, डायबिटीज की अवस्था है भाई। हाँ, सामान्य में नहीं, ये डायबिटीज की अवस्था में। फर्स्ट पेपर सारा ही दे दिया, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, डिटेल में और पूछते हैं। जनरल चीजें पूछ, लेकिन छटनी कैसे हो?
क्योंकि सब याद करके बैठे हैं, उनमें से तो उनको छांटना है। छांटने के लिए कुछ तो नया आइडिया लाना पड़ेगा ना। नया क्या हो? जनरल साइंस में भी ऑप्शनल जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो लेवल तो बहुत ज्यादा कर दिया। हाँ, बूंद बूंद से घड़ा घड़ा भरता, वो वाली बात है। पांच को छोड़ दे, जिस पे दाव खेला वो भी नहीं कर पाए। हाँ, मात खा जाते हैं। और याद रखना, ये हार्ड लगते हैं, मैथ है, साइंस है। अगर इनको समझ के और प्रश्न देखोगे ना तो बहुत आसान लगेगा। मैथ्स में तो जो है, नया क्या लाएगा उसमें? कोई याद करने का झंझट नहीं। फॉर्मूले याद करो, प्रैक्टिस। सबसे सरल ही हुई है पूरे सिलेबस में आपके। वो तो टच में नहीं है ना, अपन अपना सब्जेक्ट अलग है इसलिए लगता है। हम एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं जो। ये कौन सी अवस्था है भाई? लिख लेना, डायबिटीज लेना इसमें। डायबिटीज मेलिटस, पूरा नाम लिखना, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। ग्लूकोज यदि ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज यदि किस में बदलता है, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन यदि किस में बदले? ग्लूकोज में बदले, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये शब्द याद रखना बीच में। हाँ, जेनोलाइसिस। ग्लूकोज यदि ग्लाइकोजन में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिर बोलना मेरे साथ, ग्लाइकोजेनेसिस। और यदि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये लाइसिस शब्द याद रखना कि जिसमें लाइसिस आ रहा है वहां पर ग्लाइकोजन किस में बदल रहा है? ग्लूकोज में बदल रहा है। बस एक याद कर लो, लाइसिस आ रहा है इसका मतलब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल रहा है। और उसका वो एक बचता है, उसका फिर पता है वो क्या कर रहा है। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में। हाँ, थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। चार ग्रंथियां होती है, दो पेयर, दो जोड़ी। अब लिख लो, अगली छोटी सी है, पैराथायराइड ग्रंथि। ये लिख लिया। लाइसिस शब्द ये याद कर लो, बस कुछ याद ही नहीं करना इसमें। और लाइसिस शब्द आ रहा है, इसका मतलब ग्लाइकोजन किस में बदल रहा है? फिर दूसरे को याद करना ही नहीं है कि वो जो बच रहा है वो क्या बना रहा है, इसका उल्टा बना रहा है। ग्लूकोज को किस में बदल रहा है? ग्लाइकोजन। ऐसे तो क्या कितना याद करे, ट्रिक तो निकालनी पड़ती ना कुछ तो। एक को याद कर लो, लाइसिस। लाइसिस ग्लाइकोजन को किस में बदल रहा है? फिर दूसरी कंडीशन होती है ग्लूकोज किस में बदले, तो जो बच गया ये इधर बच गया अपने आप, इसको याद क्या करना पड़ा है। अब लिखो पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, पैरा थायरॉइड ग्रंथि।
लाइसिस आ रहा है अंत में, तो ग्लाइकोजन किस में बदल रहा है? बिल्कुल। हाँ, पैराथायरॉयड ग्रंथि संख्या में 2 जोड़ी, और कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि के ऊपर। थायराइड ग्रंथि पर उपस्थित होती है। ये देख लेना, वो जोड़ी लिख रखा है, संख्या पूछ रहा है तो। इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसके नाम से ही है पैराथार्मोन। पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम क्या है? पैराथार्मोन, नाम से ही है इसके। ये क्या काम करता है? शरीर में कैल्शियम और फोस्फोरस दोनों की मात्रा में क्या बना के रखता है? संतुलन बना के रखता है। यदि बाई चांस इस हार्मोन की कमी हो जाए तो टिटेनी रोग हो जाता है। कौन सा? टिटेनी। हाथ पैरों की जो हड्डियां है उनमें जकड़न सी हो जाती है, टिटेनस जैसी स्थिति आ जाती है। होता नहीं टिटेनी टिटनेस, लेकिन जो है जकड़न आ जाती है मांसपेशियों में और हड्डियों में, तो उसको क्या कहते हैं? टिटेनी रोग। और अधिकता से ओस्टियोपोरोसिस, अस्थियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? अस्थियां या बोन्स जो होती है वो क्या हो जाती है? कमजोर, और उसको क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। और ये किससे होता है? अधिकता से। और कमी से क्या होता है? टिटेनी रोग। देखो, पैराथॉर्मोन का काम लिखो। ये पूरा ही नहीं लिखा क्या? सबसे पहले कौन सी ग्रंथि? इधर देखो सारे, पैराथायरॉयड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि के ऊपर। संख्या में कितनी? 2 जोड़ी, 4। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? क्या काम करता है? संतुलन बना के रखता है ये। कमी से क्या होगा? टिटेनी रोग। और अधिकता से क्या होगा? और इसमें अस्थियां या बोन्स कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। भंगूर, खोखली, कई कई, हाँ, कई कई लोग उठते हैं बैठते हैं कड़कड़ की आवाज आती है ना, हाँ, वो यही स्थिति है उसकी। कैल्शियम कम है फिर। कैल्शियम की कमी से, ये हाँ, अधिकता से। डेयरी प्रोडक्ट जो ज्यादा से ज्यादा, मतलब हर चीज की लिमिट होती है। ये ज्यादा गांव के जो लोग हैं उनमें ज्यादा होता है। सारे दिन में दूध दही छाछ, हाँ, आवश्यकता से अधिक सेवन से यही होगा फिर। तो दूध दही छाछ नहीं खाते हैं उनको तो वैसी नजरों से देखते हैं। खाना चाहिए, पर एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, संतुलित आहार के रूप में जितनी जरूरी हो उतना ही। अब देखो, एक होती है थाइमस ग्रंथि। तुम बताओगे कल, थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हार्ट के पास में पाई जाती है। और एक होती है पीनियल ग्रंथि, जिसको मस्तिष्क की धूल भी कहा जाता है, डस्ट ऑफ ब्रेन। हाँ, पीनियल ग्रंथि, और एक होता है थाइमस ग्रंथि। स्थिति मैंने बता दी है कहाँ पाई जाती है। हाँ, ब्रेन में पाई जाती है, जिसको
पीनियल जो है, और उसको मस्तिष्क की धूल भी कहा जाता है, डस्ट ऑफ ब्रेन। और थाइमस जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? हार्ट के पास में पाई जाती है। दो दो लाइनों की दिखा, बताना मेरे को कल क्या ढूंढ के लाते हो तुम। थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि हेडिंग डाल के छोड़ के देखते हो कल। पीनियल ग्रंथि, हेडमास्टर का तो पद ही खत्म हो गया। वाइस प्रिंसिपल का बन गया। वाइस प्रिंसिपल का भी खत्म होगा अब आगे चल के। नो रिक्वायरमेंट। क्या करे वो, एक ही स्कूल में जब प्रिंसिपल बैठा तो वाइस प्रिंसिपल की आवश्यकता क्या है? पहले कौन काम करता था? अब कौन सा काम करके निकाल कर रहे हैं? ये है ना, नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। बाकी स्कूलों में पढ़ाते लिखाते नहीं है, सरकारी स्कूलों में बाबुओं के काम करते हैं, बैठ के सारा दिन डाक बनाते हैं बेटे बेटे। पढ़े तो नहीं रहते, सरकार अपने काम कराती है। लगे तो सही, लगे तो सही, और लग के सीधे 8वां वेतन आयोग की सैलरी उठाएं। ये सोचो, 8th पे जो है कमीशन पे आएगा, फर्स्ट ग्रेड पे। अब सोचो कितनी सैलरी होगी, ये सोचा करो। हाँ, देखो पैराथार्मोन जो है किस किस क्या काम करता है, इधर देखो, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा में संतुलन बनाता है। कमी से कौन सा रोग, और अधिकता से कौन सा, अर्थात अस्थिया क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अब जो है दो ग्रंथियां बताई थी, कौन सी? थाइमस ग्रंथि और, अब अगली एक छोटी सी और लिख लो, एड्रिनल ग्रंथि है। बस इतना ही लिखा, ये लिख रखा है ना मैंने। हाँ बस इतना ही लिखना है। एड्रिनल ग्रंथि, अधिवर्कक ग्रंथि। ऐसी तो बहुत सारी ग्रंथि है, अपने को एग्जाम हो रहे इसी में थोड़ी 10 दिन खींचेंगे। अधिवर्कक ग्रंथि देखो नाम से पता चल गया कहाँ पाई जाती है। हाँ, वर्कक या किडनी में उपस्थित। दो किडनी है तो ग्रंथियां भी कितनी होगी? दो। देखो नाम से पता चल रहा है अधिवर्कक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? किडनी में। किडनी दो है तो ग्रंथियां भी कितनी है? दो है। संख्या में दो, और सेम के बीज के समान आकार जो होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। हार्मोन एपिनेफ्रिन सेम का जो बीज होता है उसके आकार की होती है। आकार सेम के बीज के समान, आकार सेम के बीज के समान।
हार्मोन लिखो, देखो थोड़े से इसमें, किडनी पर पाई जाती है, यहां तक लिख लिया। संख्या में दो, आकार कैसा होता है? हार्मोन देखो, दो हार्मोन निकलते हैं मुख्य रूप से, एपिनेफ्रिन हार्मोन और इसको एड्रिनेलिन हार्मोन भी कहते हैं। नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन, इसको नोर एड्रिनेलिन कहते हैं। और इन हार्मोनों को करो या मरो की स्थिति जो आप पे लागू होता है फिलहाल, हाँ, 3F हार्मोन्स कहते हैं इनको। ये लिखवाऊंगी, पहले हार्मोन्स के नाम लिखो। एपिनेफ्रिन, दो प्रकार के हार्मोन लिखना, एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम क्या है? एड्रिनेलिन। नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन दो है। दो हार्मोन, अब इंपॉर्टेंट करके लिखना, इन हार्मोन्स को FFF 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F, अभी 3F का मतलब लिखेंगे, FFF हार्मोन भी कहा जाता है। या करो मरो, मरना तो नहीं है भाई। हाँ, दोनों को कंबाइंड रूप से, फियर, फाइट और फ्लाइट, करो या मरो हार्मोन्स FFF हार्मोन कहा जाता है। अब FFF का मतलब क्या होता है वो लिख लो। ये लिख लिया यहां तक तो पहले। FFF का मतलब क्या होता है वो लिखेंगे, फियर डर, फाइट लड़ाई और फ्लाइट फ्लाइन। लिखती हूँ, पहले देखो ऐसे लिखो, 3 बार ऐसे लिखो, फियर यानी कि भय, फाइट लड़ाई झगड़ा जो तुम जानते ही हो, फ्लाइट फ्लाइन। अब एक प्रश्न लिखो, उसका उत्तर बताना मुझे, कल तक ढूंढ के, जब भी कोशिश करना घर से ढूंढ के लाओ उसका। फोरेस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। फोरेस ग्रंथि कहलाती है। फ्यूस। नंबर 2 एड्रिनल। नंबर 3 अग्नाशय। भाग गया क्या वो? अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि।
आज नहीं बताना, गलत नहीं बताना, बस ये याद रखना। और तुक्के, अभी सब तुक्केबाजी कर रहे हो, कोई मतलब सेंस नहीं है। सबका एक ही उत्तर आए, कल तक तो आया जाएगा। देखो तुक्केबाजी नहीं करने, नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव की वजह से यहाँ बैठे हैं आओ। जो जो सही होते हैं ना वो तो तुम्हें याद रहते हैं, 20-25% जो सही करके आते हो ना, बस वही वो दिमाग में घूमते हो। और वो गलत जो है ना, वो याद ही नहीं रहते हैं कि गलत भी तो इतने करके आ गए जितने सही करे थे, वो भूल जाते हो। याद रखना, ये साइकोलॉजी है। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि जो सही करके आते हैं ना, वो सारा याद है। तो उतना ही कॉन्फिडेंस उन प्रश्नों पे भी होना चाहिए जो अपने आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, या अपन कंफ्यूज है। और फिर घर आते आते जो पेपर मिलाते हैं तो 20-25 सही होते हैं, 15-10 गलत हो जाते हैं। इतने अटेम्प्ट करके आते हो, फिर मैथ छोड़ देते हो, साइंस छोड़ देते हो, इंग्लिश छोड़ देते हो, बच्चा क्या फिर। अब देखो, इसका उत्तर सब एक ही बताना पर कल, या तो बताना ही मत। अब लिखो, हेडिंग डालो, पादपों पर नियंत्रण व समन्वय। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। पादपों पर नियंत्रण व समन्वय। पादपों पर नियंत्रण व समन्वय, सिलेबस में केवल जंतु लिखा हुआ है क्या कहीं? नियंत्रण और समन्वय लिखा हुआ है तो दोनों में आएगा। सजीवों में पढ़ रहे हैं अपन, इसका मतलब तो जैसे जंतुओं में होता है वैसे किस में होता है। पर ये बहुत छोटा सा है। पादपों में नियंत्रण और समन्वय दो तरीके से हो सकता है। लाइट भी करती है, जल और खनिज लवण के द्वारा। दूसरा, पादपों में भी नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा। तो लिख, ऐसे कैसे लिख लो सीधा ही। पादपों में नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार से हो सकता है, इधर प्रकाश, जल, खनिज लवण, और इधर किसके द्वारा हो सकता है? हार्मोन्स के द्वारा हो सकता है। पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और एबीए, एब्सिसिक एसिड। ये सारे कौन से हार्मोन कहलाते हैं? पादप हार्मोन। ये क्या काम करते हैं? फंक्शन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो लिखना पादप हार्मोन्स। हेडिंग डालना पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन। नंबर 2, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन। नंबर 3, साइटोकाइनिन। ये तो लिखो पहले, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन। यही तो लिखना एक बार। ये 3 हार्मोन लिखो। कौन कौन से हार्मोन? बाकी 2, एथाइलिन, और 2 जो दूसरा बच गया एब्सिसिक एसिड, इसलिए नहीं लिखा, वो ग्रोथ को रोकते हैं, पादप की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। और ये पादप वृद्धि को बढ़ाते हैं, तो इसलिए अलग अलग कर दिया ताकि कंफ्यूज नहीं हो।
पादप हार्मोन कौन सा लिखा? ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन। पादप के शीर्ष भाग में जो वृद्धि करता है, जो शाखाएं बढ़ती है, नई कोपल आती है, नई पत्तियां लिप्स निकलती है, जहां से वृद्धि होती है शाखाएं या ब्रांचेज में, वो कौन से हार्मोन से होती है? ऑक्सिन हार्मोन से। तने की लंबाई या चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है? जिब्रेलिन। अब साइटोकाइनिन हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन होगी तो क्या बनेगी? नई कोशिकाएं। और नई कोशिकाएं बनेगी तो पूरे प्लांट में क्या होगी? वृद्धि। तो मुख्य रूप से ये हार्मोन जो है बीज और फल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बीजों में और फल में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन। अब ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं अपन पढ़ रहे हैं कि तीनों की तीनों पादप की क्या करते हैं? वृद्धि। इसलिए इनको कौन से हार्मोन भी कहते हैं? वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। तो अब इसमें लिखो आप, इसके नीचे लिख लें, ऑक्सिन के नीचे लिख लो, यहीं का यही लिखो। इसके नीचे पादप के शीर्ष भाग में वृद्धि में सहायक। तना स्टेम की लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि कौन करेगा? जिब्रेलिन। और साइटोकाइनिन मुख्य रूप से क्या करता है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। और मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है ये? बीज और, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, बीज व फल। और इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? हाँ, वृद्धि हार्मोन। और हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टार्लिंग ने। किसने दिया था? स्टार्लिंग ने दिया था। इतना याद आ जाएगा तो काम हो जाएगा, वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ देख। तीनों को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अब दो हार्मोन और पढ़ेंगे, लेकिन वो वृद्धि को रोकते हैं, पादप की वृद्धि को रोक देते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? वृद्धि निरोधक हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। और वो दो हैं, एक तो एथाइलिन, फलों को पका देता है, फल पक गया इसका मतलब कोशिका विभाजन रुक गया। एथाइलिन हार्मोन जो है वो फलों को पकाने वाला हार्मोन है। मार्केट में जो समय से पहले जो फल आ रहे हैं ना, इसका मतलब उनमें क्या डाला गया है? एथाइलिन डाला गया है। एथाइलिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को रोक देता है। कोशिका विभाजन रुक रहा है, इसका मतलब पादप की या जो भी फल है उसकी वृद्धि रुक गई। और एक होता है ABA, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, वो भी पादप की, जो पादप सूख जाते हैं ना, वो सूखना जो है उस हार्मोन की वजह से होता है, वो हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ABA हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। तो ये दोनों वृद्धि को रोकते हैं, इसलिए पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन कहा जाता है। और ये वृद्धि को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको ग्रोथ हार्मोन से कहा जाता है। तीनों हार्मोन कौन कौन से? पहला कौन सा भाई?
ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? ऑक्सीजन क्या करता है? शीर्ष भाग में। जिब्रेलिन ने तने में करेगा। साइटोकाइनिन ने, और मुख्य रूप से बीज जो है फल में पाया जाता है। और इन तीनों को क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। आगे नोट लगा के लिखना। पादपों में पादपों में वृद्धि निरोधक हार्मोन भी, ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि निरोधक हार्मोन भी उपस्थित होते हैं। नंबर एक एथाइलिन या इथाइलिन, एक ही बात है। और नंबर दो ABA, याद रखने में सुविधा होती है इससे। एब्सिसिक एसिड, कोशिका विभाजन को रोक देते हैं। कोशिका विभाजन रुक गई तो इसका मतलब जो पौधे की वृद्धि भी रुक गई। और किस में सहायक होता है? फलों को, पूछा हुआ सवाल है ये, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आया था, बाकी एग्जामों में, कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। फर्स्ट ग्रेड का पता होता है, एक तो जैव विविधता से प्रश्न आएगा, लेकिन पढ़ना सारा पड़ता है कि जरूरी थोड़ी अपन जो सोच के जाए वही आ जाए। अगर उल्टा हो गया तो क्या करेंगे? फिक्स होते हैं वैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम साइंस में, लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो दाव जुआ थोड़ी खेल रहे हैं अपन। हाँ, केमिस्ट्री वाला पेपर बनाने बैठता है, पेपर ऐसे नहीं है जैसे किसी बायो वाले के पास चला गया, किसी बायो के प्रोफेसर के, तो वो अपनी बायोलॉजी ढूंढेगा उसमें। किसी केमिस्ट्री वाले के पास चल गया तो वो केमिस्ट्री के 2-3% सबसे पहले निकालेगा। फिजिक्स वाले के पास नहीं जाता है पेपर जनरल साइंस का, फिर वो 5वीं फिजिक्स के देगा, एक ही नहीं कर पाओगे। कार्बन के यौगिक में से एक प्रश्न है, कंफर्म है। कार्बन के यौगिक में से प्रश्न आएगा भाई, देख लेना चाहिए। और IUPAC नेम पूछ सकता है इस बार। हाँ, रिवीजन। बायोलॉजी की तो रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है, पड़ेगी। केमिस्ट्री की भी नहीं पढ़ोगे, जब क्लास में सारा इजी हो जाएगा। लेकिन एक रिवीजन जैसे इम्पोर्टेंट जो अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिनसे पिछली एग्जामों में भी प्रश्न आ रहे हो सकता है, वही पैटर्न फिर फॉलो होगा तो वही उससे ऊपर का ही होगा, ये मान के चलो। इजी तो नहीं है, इजी इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं या कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, वैसा नहीं है। अब देखो, एथाइलिन हार्मोन किसको रोक देता है? कोशिका विभाजन को। और किस में सहायक है? और एब्सिसिक एसिड हार्मोन ये क्या करता है? ये भी पादपों की वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। और जो पादप सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, वो किस हार्मोन की अधिकता के कारण? तो लिखो इसमें, इस हार्मोन की अधिकता से पादपों का मुरझाना,
सूखना, जड़ भाग, रूट्स भाग का निष्क्रिय हो जाना। पूरा ही प्लांट सूख जाता है। अगर इसकी कई बार देखा होगा, कई सूखे एकदम खड़े रहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा दिखता होगी। इसका मतलब जड़ भाग का निष्क्रिय हो जाना। रूट्स जो है वो भी जो है जल जाएगी, और फिर अब पूरा प्लांट की वृद्धि रुक गई। अगर रूट ही नहीं रही तो फिर प्लांट कहाँ पे है। लेकिन ये याद रखना, पादप की वृद्धि को रोकने वाले तो कौन से हैं? हाँ, इसलिए अलग अलग करा अपन ने इसको, एक जगह मिक्स होते हैं। और वृद्धि निरोधक हार्मोन और वृद्धि हार्मोन दोनों अलग अलग है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है। अब एग्जाम में प्रश्न कैसा आता है कि पादपों में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया में पादपों में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन है। ये ऑप्शन लिखेगा, तीनों लिखेगा, ऑक्सिन भी लिखेगा, जिब्रेलिन भी लिखेगा, साइटोकाइनिन भी लिखेगा। साइटोकाइनिन लिखो इसको। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन में सहायक है हार्मोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो, कोई बात नहीं। साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन पादपों में पादपों में मुख्य रूप से कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन सहायक हार्मोन कहलाता है। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक खत्म होता है। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? देखो, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से। क्या पढ़ा था? सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी? हार्मोन। फिर क्या पढ़ा था? 3 प्रकार। उससे पहले न्यूरॉन की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी थी क्या? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? सिनेप्टिक नोब से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। क्या काम करते हैं? हाँ, सूचनाओं को आवेग, प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है? देखो, इसमें कर्म पूछता है, क्योंकि पिछली बार ऑप्शनल की पूछा था। ये जब एकदम 4 लाइनों से बिल्कुल बेसिक सवाल आया था, फिर भी गलत कर रहे हैं। आपको कर्म, अगर आपके वैसे कोई सवाल आ जाता है कर्म पूछता है, तो संवेदी वाला भाग पहले आएगा। याद रखना, संवेदी वाला भाग पहले आएगा। जब वो संवेदी अंक लिखे, चाहे वो संवेदी न्यूरॉन लिखे या संवेदी तंत्रिकाएं लिखे, ये पहले आएगा। उसके बाद में मोटर या चालक न्यूरॉन आएंगे। ये याद रखना, संवेदी पहले आएगा। और फिर वापस वो संवेदी न्यूरॉन कहाँ पहुंचाते हैं इन्फॉर्मेशन को? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से वापस कौन इकट्ठा करता है? मोटर या चालक। और चालक किस तक पहुंचा देता है? वापस से संवेदी अंग तक पहुंचा देना। तो अगर आपकी भी कोई ऐसा सवाल देखने को मिलता है, कर्म पूछ रहा है, वो कई एग्जामों में, सेंटर के एग्जामों में पूछा हुआ है, कर्म पूछ रहा है, तो कर्म में याद रखना संवेदी वाला जो भाग है वो पहले आएगा। ये याद रख लेना बस। अब हेडिंग डालो, टिश्यू, उत्तक। टिश्यू, उत्तक। टिश्यू या उत्तक। और लिखो, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू। ये भी जीव का जंजाल बना हुआ है बहुत लोगों का। उत्तक का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हिस्टोलॉजी। हाँ,
टिश्यू वर्ड जो है बाइकाट, टिश्यू जो शब्द है वो बाइकाट द्वारा दिया गया था। टिश्यू शब्द बाइकाट के द्वारा दिया गया था। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? हिस्टोलॉजी। और टिश्यू जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? बाइकाट। अब देखो एक थोड़े से समझदार, सबसे पहले शरीर में बनते हैं बायोमोलिक्यूल्स, कोई नहीं लिखेगा, इसको कहते हैं जैवअणु। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये क्या कहलाते हैं? सारे जैवअणु। सबसे पहले क्या बनते हैं? जैवअणु। उद्विकास में भी आता है। उद्विकास में जीव का निर्माण कहाँ से शुरू आता? सीधा शरीर थोड़ी बना था, सीधा शरीर थोड़ी बना था। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, जैवअणु। ये जैवअणु आगे जाके क्या बनाते हैं? सेल्स, कोशिका। और कोशिका आगे जाके क्या बनाती है? टिश्यू, उत्तक। और उत्तक आगे जाके उत्तक मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन्स बन जाएंगे, या क्या बन जाएंगे? अंग का निर्माण हो जाता है। और अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये पढ़ते हो ना? अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाता है। और ऑर्गन सिस्टम बन गया तो इसका मतलब क्या बन गया? शरीर, बॉडी का फॉर्मेशन। सबसे पहले जो है किसी भी शरीर का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जैविक अणु बनते हैं, जैवअणु, बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये बनते हैं। इनसे क्या बनी? सेल्स बनी। कोशिका, कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू बनाए। उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन या अंग। अंग मिलकर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। और अंग तंत्र बन के, सारे अंग तंत्र मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? शरीर या बॉडी बन जाएगी। और अपने को क्या पढ़ना है? टिश्यू पढ़ना है। तो इसका मतलब टिश्यू में जो है कहीं ना कहीं किसकी बात थोड़ी बहुत करेगा? सेल्स की। तो लिखो, शरीर में, अगले लाइन से लिखना, शरीर में टिश्यू या उत्तक का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है। फिर ये लिखना, शरीर में टिश्यू या सेल्स का निर्माण, टिश्यू का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है, सेल्स के द्वारा होता है। किसी भी जीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? सब कोशिका करते हैं, लेकिन एग्जामिनर अब अपने से ज़्यादा स्मार्ट हो गया। पहले तो वो ऑप्शन में बायोमोलिक्यूल्स लिखता, बिल्कुल नहीं लिखता था, सीधा सेल ही लिखता था, तो सब उत्तर कर देते कोशिका। अब कोशिका भी लिख देता है और जैव अणु भी लिख देता है, या जैविक अणु भी लिख देता है, बायोमोलिक्यूल्स। तो किसी भाई कोशिका से भी पहले क्या बनना जरूरी है? बायोमोलिक्यूल्स या जैविक अणु। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या कहलाते हैं? जैव अणु। उससे क्या बनी? कोशिका मिलकर क्या बनी? टिश्यू मिलकर क्या बने? और ऑर्गन मिलके और अंग तंत्र बन के लिख लो, ऐसी कैसी लाइन उतार लो। कल टिश्यू पूरा करेंगे, फिर एक छोटा सा टॉपिक बचता है उद्विकास, लेकिन अगले वीक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। दो दिन, मैक्सिमम 2 दिन की भी नहीं है बायोलॉजी अब। कल लगभग कंप्लीट हो जाएगा बायो वाला पार्ट। फिर आएंगे अपन केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनवायरनमेंट साइंस। एनवायरनमेंट साइंस वाला पार्ट ऐसा है जिसमें ज्योग्राफी से भी पूछ लेता है, इधर साइंस में भी लेता है क्वेश्चन, दोनों भाग से पूछ।
अब देखो उत्तक को दो भागों में बांटेंगे, जंतु उत्तक, पादप उत्तक। प्लांट जो है, प्लांट में भी टिश्यू पाए जाते हैं और जंतु। तो लिखना उत्तक की परिभाषा क्या लिखोगे? डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ये कोई परिभाषा नहीं है, ये तो अपन ने समझा है। संरचना, आकार और कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ये तो आपकी बुक जो छोटी मोटी चल रही है 10th की, ये लिखती है, और इसी को सही मानना भी पड़ेगा, लेकिन वास्तव में सही परिभाषा नहीं है। कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, किताब वाला लिख रहा है तो हमें भी लिखवाना पड़ता है कि कार्य की दृष्टि से भी ये कोशिकाएं क्या होती है? समान। आकार आकृति तो समान होती है, लेकिन कार्य भी उनके क्या होते हैं? समान होती है। ऐसे कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो कार्य फिर एक समान है, फिर अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो तुम उत्तक? एक ही उत्तक बता दो ना भाई, कार्य तो एक ही कर लेगा सारे। कार्य समान नहीं हो सकते, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो किताब लिखती है तो ये लोग मान रहे हैं, उसी को ही मानना पड़ेगा। तो लिखो उत्तक की परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, एक समान कोशिकाओं का समूह है, एक समान कोशिकाओं का समूह है जो आकार, जो आकार, आकृति, आकृति तथा कार्य में, तथा कार्य में एक समान होती है, कार्य में एक समान होती है। कोशिकाओं के ऐसे समूह को, कोशिकाओं के ऐसे समूह को टिश्यू या उत्तक कहा जाता है। ये लिखती है आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी किताब, लेकिन ये सही नहीं है। कार्य अलग अलग हो सकते हैं, चलो कोई नहीं, अपने को तो एग्जाम में प्रश्न सही करने से मतलब है, सही गलत की लड़ाई नहीं लड़नी। उत्तक का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? हिस्टो। और टिश्यू शब्द किसने दिया था? वाइकार्ट ने दिया था। उत्तक कितने प्रकार के पढ़ेंगे? जंतु, पादप। अब जंतु उत्तक भी कई प्रकार के होते हैं। उपकला उत्तक, जिसको एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। दूसरा संयोजी उत्तक, कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। तीसरा पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा तंत्रिका उत्तक, जो पढ़ चुके हो आप, तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ लिया ना। तो 4 प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक, और चौथा तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका के बारे में पढ़ लिया उसके। अब जंतु उत्तक, जो पादप उत्तक भी कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? जाइलम, फ्लोएम, और हाँ, चलो कोई, तो लिखो इसमें एक अगली लाइन। उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कल पूरा चार्ट बनाएंगे, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। एपिथेलियल उत्तक में से प्रश्न पूछा हुआ है 2015-16 की, उसमें पूछा था शायद। उत्तक में से एपिथेलियल, उपकला उत्तक है ना, उसमें से प्रश्न पूछा हुआ है। कल उत्तक पूरा करेंगे, इसको पढ़ के आना।